अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एनपीपी की फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट होगी क्योंकि हम इसके अंदर 2026 की अर्निंग्स नहीं कैलकुलेट करेंगे। उसके मल्टीपल रीजंस हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। बट हमारा मेन फोकस जो होगा वो इसकी करंट वैल्यूएशन को देखना होगा और ये देखना होगा कि ये अभी अंडर वैल्यूड है या अपनी प्राइस पे आ चुका है। जैसे आप जानते हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पिछले एक साल के अंदर 100% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। मैंने परसों शॉर्ट भी डाली थी ये और गैस करने का कहा था। कुछ लोगों ने सही गैस किया, कुछ लोगों ने गलत गैस किया। बट आई वांटेड टू शो एवरीवन कि हमने जो मल्टीपल वैल्यूएशन मेथड्स अब तक पढ़ लिए हैं, हमने पीई की वैल्यूएशन देखी है, हमने डिविडेंड यील्ड की वैल्यूएशन देखी है, तो उन वैल्यूएशन मेथड्स को अगर हम एनपीपी पे अप्लाई करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक साल में 100% से ज़्यादा प्रॉफिट दे चुका है अपने इन्वेस्टर्स को, लेकिन शायद इसमें अभी भी गुंजाइश बाकी है, वो हम देख लेते हैं। शुरू करने से पहले दो बातें मैं कहना चाहूँगा। पहली बात ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं होगी, ये सिंपल एक एजुकेशनल वीडियो है। और सेकंड, शरिया कंप्लायंट और नॉन कंप्लायंट इस डिस्कशंस में नहीं जाइएगा। दिस इज़ जस्ट एन एजुकेशनल वीडियो जिसमें आपको मैं ये बता सकूँ कि वैल्यूएशन किस तरह से करनी है। तो चलें शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, इसके अंदर हम अर्निंग्स कैलकुलेट नहीं कर रहे इस साल की, क्योंकि सबसे पहली बात ये दैट्स टू मच वर्क। मैं वीडियो शॉर्ट करना चाहता था। सेकंड, वीडियो लंबी हो जाएगी। थर्ड, इनकी जो अर्निंग्स हैं वो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्टेबल आ रही हैं, तो इसकी एक रीज़न्स हैं। तो मैंने जब अपनी तरफ से कैलकुलेट की थी तो वो भी इसी की एवरेज आ रही थी। तो इंस्टेड ऑफ वर्किंग फ्रॉम स्क्रैच, जिसको हम किसी और वीडियो में इन फ्यूचर कर सकते हैं, हम इसकी एवरेज ले लेंगे जो कि इनकी मेरी प्रोजेक्टेड अर्निंग्स के बहुत ज़्यादा करीबी थी, तो कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। जो हमारा मेन फोकस होगा वो इनकी वैल्यूएशन को समझना होगा और थोड़ा सा हम ब्रीफ डिस्कशन इस पर कर लेंगे कि इनकी अर्निंग जो मैंने आपको यहाँ शो की है पहले इतनी कम क्यों थी और अब इतनी ज़्यादा क्यों होना शुरू हो गई है। और यही वो टर्न अराउंड स्टोरी है जिसकी वजह से नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया पिछले 6 महीनों के अंदर। तो चलें इनके रीज़न्स देखते हैं। सबसे पहले इनका जो इम्प्रूवमेंट रीज़न है नंबर 1, वो ये कि इनका करंट अकाउंट का रेशो इम्प्रूव होता जा रहा है। और जैसे जैसे आपको पता है मनी सप्लाई बढ़ती है, करंट अकाउंट रेशो अगर आपका इम्प्रूव हो रहा हो तो फिर बैंक्स की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है और उसका रिफ्लेक्शन डायरेक्टली उसके ईपीएस में आता है। किसी को नहीं पता कि ये कनेक्शन क्या है, तो ब्रीफली समराइज़ कर देता हूँ। बैंक्स के पास दो किस्म के डिपॉजिट्स आते हैं मेनली, एक करंट अकाउंट में आते हैं, एक सेविंग अकाउंट के अंदर आते हैं। सेविंग अकाउंट के अंदर उनको अपने कस्टमर्स को रिटर्न शेयर भी करना होता है, करंट अकाउंट पे 0% रिटर्न देना होता है। तो वो जितनी भी इनकम होती है वो सारी की सारी बैंक के पास आ जाती है। तो हायर करंट अकाउंट रेशियो बैंक के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसीलिए जब आप जाते हैं बैंक्स के अंदर तो वो आपको करंट अकाउंट खोलने पे एंटाइस करते हैं। आप जितने एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं वो भी करंट अकाउंट के एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं। सेविंग अकाउंट के बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि बैंक्स नहीं चाहते कि आप सेविंग अकाउंट खोलें, बैंक चाहते हैं कि आप करंट अकाउंट खोलें। जब करंट अकाउंट का रेशो बढ़ता है बैंक का, तो बैंक की इनकम में इजाफा होता है। सेकंड, इनके एक्सपेंसेस बहुत कम होना शुरू हो गए। पिछले साल से आई थिंक इन्होंने 68% तक अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो कम कर दिए हैं। थर्ड, इनका डिपॉजिट रेशो जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि इनकी एवरेज जो है वो अब ज़्यादा आने लग गई है पहले की बनस्बत। और हाई रेट पीआईबीज़ इन्होंने कुछ टाइम पहले जब इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे थे तो पीआईबीज़ को हाई रेट पे लॉक कर दिया था। ये चीज़ थोड़ी सी टेक्निकल हो शायद, जो बैंकिंग सेक्टर को नहीं समझते, लेकिन चले मैं थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब इंटरेस्ट रेट गिर रहे होते हैं तो अगर आप फ्लोटिंग रेट, आपके पास फ्लोटिंग पीआईबी ज़्यादा हो, तो जैसे जैसे वो गिरते रहते हैं इंटरेस्ट रेट, तो आपकी जो इनकम है वो भी गिरती रहती है। लेकिन आप उसको हाई रेट पे ही लॉक कर दें तो फिर वो इंटरेस्ट रेट नीचे भी आता है ना, तो आपको वही रेट मिलते हैं जो आपने पहले लॉक कर दिया हो। तो इन्होंने बहुत सारे जो अपना लोन था वो उन्होंने हाई पीआईबीज़ पे लॉक कर दिया था। तो इनको आज अगर इंटरेस्ट रेट 10.5% चल रहा है तो इनको मेरे ख्याल से अभी भी 13-14% काफ़ी चीज़ों पे ये कमा रहे हैं। तो इसकी वजह से इनकी ईपीएस में बतदरीज इंप्रूवमेंट आती रही। और उसके बाद इनके कुछ पुराने मामला थे लाइक पेंशन केस वगैरह, वो भी रिजॉल्व हो गया। तो ये सारी चीज़ें इनके लिए बड़ी पॉजिटिव डायरेक्शन में चली गई। तो अगेन हम ये नंबर्स मैंने कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ मेंशन कर दिए हैं। मेन फोकस हमारा ईपीएस डीपीएस पे आउट रेशो पे होगा और इसी की बेसिस पे हम दोनों वैल्यूएशन मेथड्स को यूज़ करेंगे। हम शुरू करते हैं वैल्यूएशन बाय पी। हमें इसके अंदर अक्टूबर से दिसंबर का जो रिजल्ट है जिसका हम वेट कर रहे हैं वो आना बाकी है। जब वो आ जाएगा तो हम यहाँ पे ईपीएस लिख लेंगे। फॉर नाउ हम इन सब की एवरेज ले लेते हैं विच इज़ 10.35। तो हम इसको 10.3 ले लेते हैं। बेस्ड ऑन माय कैलकुलेशन जो मैंने पहले की थी ऑफ द वीडियो, उसके अंदर ये आ रही थी कोई 10.2 समथिंग। तो या तो 10.2 की इनकम आ जाएगी, 10.3 की आ जाएगी, जैसे कि आप समझ सकते हैं इसके अंदर कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फिर हम अगर पूरे साल की कैलकुलेट कर लें, हम पीछे के 4 ईयर्स को कैलकुलेट कर लें, तो हमारे पास जो एवरेज आती है वो आती है 41.18 रुपीज़। तो हम जो टोटल ईपीएस अज्यूम कर लेते हैं 41.18, सही है।
अब इस पे हम एक पी अप्लाई करेंगे। अगेन हमने पी पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर चुके हैं, अगर आपको अभी भी कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लें। पी पे मैं डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊंगा, अभी बस थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा, बट इंशाल्लाह उसकी मैं मल्टीपल वीडियोस बनाऊंगा जिसमें पी को मैं और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। फॉर नाउ वी विल टेक अ पी ऑफ 7.5। अच्छा, 7.5 क्यों ले रहे हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस पर। बैंक्स की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे कि आप अगर क्वालिटेटिव वे में भी इसको सोचें ना, तो यू विल नेवर से कि यार मीज़ान बैंक और बैंक ऑफ पंजाब जो है ना वो एक ही क्वालिटी के बैंक्स हैं, ठीक है, आप कभी भी ये सोचेंगे भी नहीं। सिमिलरली आप ये नहीं कहेंगे कि अस्करी बैंक और यूबीएल जो है वो सेम क्वालिटी ऑफ बैंक्स हैं, लेकिन आप ये कहेंगे कि मीज़ान बैंक और यूबीएल बैंक जो है वो काफ़ी सिमिलर क्वालिटी के हैं, ठीक है। इसी तरह से आप ये कहेंगे कि बैंक ऑफ पंजाब और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान बहुत सिमिलर क्वालिटी के। तो इस क्वालिटी के बेसिस पे आप इनको पी दे सकते हैं। ऑफ कोर्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा पीछे वर्किंग भी होती है, एक्चुअल नंबर्स भी होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं ये क्वालिटी। लेकिन अगर आप क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों को मिक्स करके देखें ना, तो आप सिमिलर नतीजे पे पहुँचेंगे। तो अगर हम मीज़ान बैंक को 9 से 10 का पी देंगे, यूबीएल को 9 से 10 का पी देंगे जो कि दिया जा रहा है आजकल, बैंक ऑफ पंजाब को हम 7 से 7.5 का पी देंगे, तो नेशनल बैंक भी 7 से 7.5 पी पे आएगा। तो इस वजह से हम 7.5 का पी ले रहे हैं, जो कि मीज़ान बैंक और यूबीएल बैंक जो टियर ए के जो बैंक्स हैं ना उनसे नीचे का दे रहे हैं, और टियर 3 के जो बैंक्स हैं उनसे हम ऊपर का दे रहे हैं, इस वजह से 7.5 दे रहे हैं। अगर हम इन दोनों को कैलकुलेट करें, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो हमारे पास वैल्यू आती है 309 रुपये के आसपास, ठीक है। अच्छा, हम दूसरा मेथड लगाएंगे डिविडेंड यील्ड। हमने पिछली 2-3 वीडियोस के अंदर इसको डिस्कस किया था। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जैसे आपके बैंक की डिविडेंड यील्ड बढ़ती है तो आपकी प्राइस भी बढ़ना शुरू हो जाती है, और डिविडेंड यील्ड कम होती है तो आपकी शेयर की प्राइस भी नीचे आना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब नेशनल बैंक के अंदर डिविडेंड का थोड़ा सा ऐसा मामला है जिसकी वजह से ये अब तक थोड़ा सा हिडन रहा। मीज़ान बैंक, यूबीएल बैंक, एमसीबी बैंक, ये आपको हर क्वार्टर में बैंक डिविडेंड दे रहे होते हैं। आपको पता है कि इनकी डिविडेंड क्या आना है, आपको ये भी पता है कि इनकी डिविडेंड यील्ड क्या बननी है, तो बड़ी आसानी से कैलकुलेशन हो जाती है। नेशनल बैंक के अंदर 2 चीज़ें, पहली बात ये है कि ये साल में सिर्फ एक दफ़ा डिविडेंड देते हैं, कभी कभी वो भी नहीं देते, तो इनकी वो कंसिस्टेंसी नहीं है जिसकी बेसिस पे आप इनको डिविडेंड यील्ड के हिसाब से वैल्यू कर सकें। सेकंड, पिछली बार जो उन्होंने डिविडेंड दिया था मैंने यहाँ लिख दिया, वो दिया था Q1 of 2025, विच मीन्स मार्च 14 को, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, इन्होंने अपना लास्ट डिविडेंड दिया था जो कि 8 रुपये पर शेयर था। अब आप देखें कि इन दोनों का पे आउट कितना बनता है, हमें ये इंपॉर्टेंट है। हम इसको इससे डिवाइड करें, यस 77.82%, हम 75% अज्यूम कर लेते हैं कि 75% जो उन्होंने कमाया था वो उन्होंने डिविडेंड में पे कर दिया था। अब जो है ना वो 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये चीज़ हो रही है कि वो डिविडेंड का टाइम दोबारा आ रहा है। अब आप देखें Q1 2025 में इन्होंने दिया था, और Q4 2025 अब इनका आ जाएगा, जो कि Q1 दोबारा आ जाएगा, समझ लें 2026 आ जाएगा, ठीक है। तो वो डिविडेंड का टाइम दोबारा आ रहा है, हो सकता है इसी साल इनका डिविडेंड आ जाए। पिछली बार मार्च में दिया था, इस बार भी मार्च में अनाउंस कर सकते हैं। अच्छा, जो डिविडेंड है अब वो कितना आएगा, दैट इज़ द पॉइंट। अब हम अज्यूम करते हैं कि इनका जो है वो तकरीबन 40 रुपये की अर्निंग हो गई है, ठीक है। 40 रुपये की अर्निंग पे अगर हम 75% पे आउट रेशो लगाते हैं, ठीक है, 75% ही हम लगाते हैं। यहाँ पे मैं क्यूमुलेटिव लिख लेता हूँ जस्ट फॉर दी सेक ऑफ ईजी हो जाए यहाँ पे कि इन सारे सालों की मिला के 41 रुपीज़ की अर्निंग हो गई है। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करें अगर इसको 41 इंटू 75%, तो ये बनता है 30.75। तो अगर इनकी जब अर्निंग 10 रुपये की थी और इन्होंने उसमें से 8 रुपये डिविडेंड दे दिया था, 75% पे आउट कर दिया था, अब अगर इनकी अर्निंग 40-41 रुपये की है तो चांसेस हैं कि 30 रुपये तक का भी डिविडेंड दे सकते हैं, ठीक है। तो हम इस 30 रुपये को लेके थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। एनुअल डीपीएस अगर हमारा हो जाता है 30 रुपीज़, और रेट ऑफ रिटर्न, अच्छा इस पर हमने एफएफसी वाली वीडियो के अंदर थोड़ी सी डिस्कशन की थी। रेट ऑफ रिटर्न इसको इस तरह से देखें आप कि 10.5% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, आप 1% इसके अंदर से माइनस कर दें, जो कि आई थिंक एक सेफ़ अजम्पशन है बिकॉज ऑफ 2 थिंग्स। फर्स्ट, एक तो इनका पे आउट भी 100% रेशो नहीं है। सेकंड, इंटरेस्ट रेट आगे मज़ीद कम हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, अभी तो नहीं होगा, कुछ टाइम के बाद हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट से 1% कम लेना स्टॉक मार्केट के अंदर वैसे भी एक सेफ बेट होती है। तो हम इसको 9% रेट ऑफ रिटर्न पे ले लेते हैं। हम फेयर वैल्यू अगर कैलकुलेट करें, इसको इससे डिवाइड करें, तो ये प्राइस बनती है कोई 300, सॉरी मैंने 9% ले लिया, 9.5%, 9.5%। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 1% हम कम करेंगे तो ये 9.5% हो जाएगा। अभी 10.5% चल रहा है, 1% कम करेंगे 9.5% हो जाएगा, तो इसकी प्राइस बन रही है कोई 316 रुपीज़।
तो अगर हम 315 316 के हिसाब से ही कैलकुलेट करें तो इसमें हमारी अपसाइड आ जाएगी दिस डिवाइडेड बाय दिस -1, तकरीबन 13%, 13.5% की गुंजाइश इसमें अभी भी है। बट अगर हम इसको अपडेट करने के लिए हम अगर इसको इस तरह से देखें कि करंट प्राइस हमारे पास है 278, प्रोजेक्टेड प्राइस हमारे पास है 315, फिर इसमें डिविडेंड भी आ जाएगा तकरीबन 30 रुपीज़ का, तो हम उसको भी ऐड कर लें अगर, तो टोटल जो हमारे पास रिटर्न आ जाएगा वो हो जाएगा 345 रुपीज़ अगर हम इन दोनों को हमने प्लस कर दिया। और फिर हम अपसाइड कैलकुलेट करें इंक्लूडिंग डिविडेंड, दिस इज़ इंक्लूडिंग डिविडेंड, तो विल डिवाइड दिस विद द करंट प्राइस, तो ये और उसमें -1 भी करेंगे सॉरी, और उसको हम परसेंटेज में कर दें तो 24.1% की अभी भी इसके अंदर अपसाइड निकलती है, क्योंकि आपको डिविडेंड भी रिसीव हो जाएगा, फिर शेयर प्राइस दोबारा उस पर रिकवर हो जाएगी। तो एज़ ऑफ नाउ भी इसके अंदर थोड़ी सी गुंजाइश बाकी है, पहले ने जितनी तो नहीं है, पहले तो ये 90 समथिंग पे था, वहाँ पे मैंने इसको नोट करना शुरू किया था, तो 90 रुपीज़ से आते हुए अब देखें ये ऑलमोस्ट 350 पे आ गया है 278, तो ऑलमोस्ट 3x से करीब इसने प्रॉफिट दे दिया है, और मज़ीद भी इसके अंदर डिविडेंड आना है, एक बम्पर डिविडेंड। तो लेट्स सी अब इसके अंदर क्या क्या रिस्क है हमारे पास, वो रिस्क थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इनकम इनकी बहुत स्टेबल आ रही है, थोड़ी सी अर्निंग इस बार मोस्ट लाइकली कम होगी, और उसकी वजह ये है कि इंटरेस्ट इनकम कम हो जाएगी इनकी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गया है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर इनके बलून नहीं करते, जो मेरे ख्याल से नहीं करेंगे, तो फिर ये इनकम इसी पे आके स्टेबल हो जाएगी 10 पॉइंट समथिंग पे, जिसको हमने 10.2 और 10.3 अज्यूम किया था। सेकंड रिस्क ये है कि इस पे लोग 7.5 का मल्टीपल देने से इनकार कर दें, जो कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। 7 का मल्टीपल तो ऑलरेडी दे चुके हैं ये, क्योंकि ऑलरेडी जो प्राइस है वो 40 × 7 के हिसाब से 280 रुपीज़ तो अभी चल रही है, तो 7 का P मल्टीपल तो लोग दे चुके हैं। हम तो ये अज्यूम कर रहे हैं कि जब डिविडेंड वगैरह आएगा तो थोड़ा सा लाइमलाइट के अंदर आ जाएगा, ये 0.5 का मल्टीपल इसका बढ़ जाएगा। तो हम बहुत ज़्यादा कोई बुलिश स्नैरियो नहीं देख रहे हैं, हम बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल और कंजर्वेटिव स्नैरियो देख रहे हैं, इसमें हमारे मार्जिन ऑफ सेफ्टी बिल्ट है। थर्ड ये कि ये एनुअल DPS जो है वो अपना पे आउट रेशो 75% से कम कर, बट आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि 30 रुपये के बजाय 25 रुपये का दे दें, थोड़ा सा पैसे अपने पास रख लें, तो यहाँ पर हमारी फिर जो है वो अपसाइड थोड़ी सी कम हो जाएगी। यहाँ पे हमारे 345 से कम हो के ये 340 हो जाएगा, तो 22% की अपसाइड बन जाएगी। 25 रुपये से कम तो मुझे नहीं लगता ये देंगे। मेरे ख्याल से जो कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स भी हैं वो 22 रुपये से लेकर 32 रुपये के बीच में आ रहे हैं, तो आप इसे कहीं भी सेंसिटिविटी एनालिसिस का करके देख लें तो ये तकरीबन 18% से 25% के बीच में, 18% से 27% के बीच में इसकी अपसाइड आ जाएगी। तो दिस इज़ द वैल्यूएशन फॉर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो आई होप ये वीडियो यूज़फुल थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई। मुझे बताइएगा नेक्स्ट हम किसको वैल्यू करें कमेंट सेक्शन के अंदर, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ही शेयर भी करें अपनी कम्युनिटीज़ में, अपनी प्रोफाइल्स पे, ताकि हमारी कम्युनिटी भी जो है वो ऐसा ऐसा ग्रो करना शुरू करे। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।